नमस्कार। कभी सोचा है कि एक ऐसा राज्य जो चारों तरफ से मतलब पूरी तरह से जमीन से घिरा हो, वो बाकी दुनिया से कैसे जुड़ता होगा? आज हम झारखंड के इसी कमाल के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की पड़ताल करने वाले हैं और देखेंगे कि ये राज्य अपनी सबसे बड़ी ज्योग्राफिकल चुनौती से कैसे निपट रहा है। तो इस पूरी पड़ताल की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ा हैरान करने वाले सवाल से। सवाल ये है कि एक लैंडलॉक्ड स्टेट, मतलब एक ऐसा राज्य जिसका समंदर से कोई लेना देना नहीं, वो अपना पोर्ट, अपना बंदरगाह कैसे बना सकता है? बस यही सवाल हमारी आज की पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। तो सबसे पहले चलिए इसी शब्द को समझ लेते हैं। भू आविष्टित, या जिसे हम लैंडलॉक्ड कहते हैं। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, एक ऐसी जगह जिसके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ जमीन हो, समंदर तक पहुंचने का कोई डायरेक्ट रास्ता ही ना हो। और बस यही वो बड़ी पहेली थी जिसे झारखंड को सुलझाना था। तो इस पहेली का जो पहला जवाब है ना, वो हमें मिलता है सड़कों में। देखिए, झारखंड का ज्यादातर इलाका पठारी है, मतलब ऊपर नीचे। ऐसे में राज्य के कोने कोने तक पहुंचने के लिए सड़कें ही इसकी लाइफलाइन है, बिल्कुल शरीर की धमनियों की तरह। और जब सड़कों की बात चलती है तो एक नाम सबसे पहले जहन में आता है, नेशनल हाईवे 33। इसे ऐसे ही नहीं बल्कि सचमुच में झारखंड की जीवन रेखा कहते हैं। और ये नाम, आप मानिए, अपने आप में इसकी अहमियत बता देता है। अब जरा इस नंबर को देखिए, सिर्फ एक नंबर, 6। ये 6, ये उन जिलों की संख्या है जिन्हें नेशनल हाईवे 3 एक धागे में पिरोता है। बरही से लेकर बहरागोड़ा तक फैला हुआ ये हाईवे राज्य का सबसे लंबा और सबसे जरूरी हाईवे है। सच कहें तो ये इस प्रदेश को धड़कने की असली वजह देता है। लेकिन देखिए, कहानी सिर्फ एक हाईवे की नहीं है। पूरे सड़क नेटवर्क से जुड़ी कुछ और भी मजेदार बातें हैं। जैसे जो ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड है, जिसे आज हम NH-19 के नाम से जानते हैं, वो धनबाद, गिरिडीह और बरही से होकर गुजरता है। और पूरे राज्य में सोचिए, 3300 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा नेशनल हाईवे का जाल फैला हुआ है। इसे ठीक से मैनेज करने के लिए 2015 में शाज यानी स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ झारखंड भी बनाई गई। चलिए अब सड़कों से उतरकर पटरियों पर आते हैं, क्योंकि झारखंड के लिए रेल सिर्फ ट्रांसपोर्ट का एक जरिया नहीं है, ये तो इसका इकोनॉमिक इंजन है। राज्य के जितने भी भारी भरकम खनिज संसाधन है ना, उन्हें देश भर में पहुंचाने वाली एक फौलादी रीढ़ की हड्डी की तरह है। जरा इस नेटवर्क के सफर पर एक नजर डालिए। इसकी शुरुआत हुई थी 1860 के दशक में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता से राजमहल तक पहली पटरी बिछाई। और आज उसी जमीन पर देश की सबसे मॉडर्न ट्रेनों में से एक वंदे भारत एक्सप्रेस रांची को पटना से जोड़ रही है। मतलब क्या कमाल का सफर रहा है। अच्छा, झारखंड के पूरे रेल नेटवर्क को ना मोटे तौर पर 2 जोन चलाते हैं। पहला है ईस्ट सेंट्रल रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर हाजीपुर में है और इसका सबसे कमाऊ डिवीजन है धनबाद। और दूसरा है साउथ ईस्टर्न रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है और इसके जरूरी डिविजन्स हैं रांची और चक्रधरपुर। और यहीं पे एक बहुत ही चौंकाने वाला फैक्ट सामने आता है। जो धनबाद रेल डिवीजन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कोयले की ढुलाई की वजह से पूरे भारत के सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाने वाले डिविजन्स में से एक है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पटरियां इस राज्य की इकोनॉमी के लिए कितनी ज्यादा कीमती हैं। ठीक है, तो जमीन और पटरियों की बात हो गई। चलिए अब इन सीमाओं को लांघकर सीधे आसमान की ओर देखते हैं। एयर कनेक्टिविटी, ये वो मॉडर्न सॉल्यूशन है जो झारखंड को मिनटों में देश के किसी भी कोने से जोड़ देता है। राज्य का जो सबसे बड़ा और बिजी एयरपोर्ट है वो है रांची का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, जो 1941 से ऑपरेशनल है। लेकिन जो बात इस नेटवर्क को और भी स्पेशल बनाती है वो है इसका हालिया डेवलपमेंट। 12 जुलाई 2022 को देवघर एयरपोर्ट शुरू हुआ और इसने संथाल परगना जैसे पूरे इलाके को पहली बार सीधे देश के एयर मैप पर ला दिया। ये दिखाता है कि ये नेटवर्क लगातार फैल रहा है, बढ़ रहा है। और अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका हम सबको शुरू से इंतजार था, झारखंड की उस ज्योग्राफिकल पहेली का सबसे अनोखा, सबसे हटकर जवाब, और वो है जलमार्ग। तो उस पोर्ट का क्या हुआ? वो बंदरगाह, याद है वो सवाल जो हमने बिल्कुल शुरू में उठाया था? अब वक्त आ गया है उसका जवाब जानने का। इसका राज छिपा है गंगा नदी में। देखिए, देश का जो नेशनल वाटरवे 1 है, जो गंगा नदी पर बना है, वो झारखंड के बस एक जिले से, साहेबगंज से होकर गुजरता है। और बस इसी एक छोटे से कनेक्शन ने पूरा खेल ही पलट कर रख दिया। इसी मौके का फायदा उठाते हुए साहेबगंज में एक मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया गया
और ये टर्मिनल किसी पोर्ट से कम नहीं है। अब जरा प्रोसेस को समझिए। झारखंड की खदानों से कोयला और पत्थर निकलता है, सड़क या रेल के रास्ते उसे साहेबगंज टर्मिनल तक लाया जाता है। वहां से उसे बड़े बड़े जहाज़ों पर लोड किया जाता है और फिर गंगा के रास्ते वो सीधा नेपाल और नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक पहुंच जाता है ना कमाल की बात। मतलब एक लैंडलॉक्ड स्टेट को बिना समंदर तक गए पानी का रास्ता मिल गया। तो आखिर में हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि ये सिर्फ सड़क, रेल या हवाई अड्डों का एक बिखरा हुआ जाल नहीं है। नहीं, ये एक पूरा सोचा समझा इंटीग्रेटेड सिस्टम है, जिसे खास तौर पर भूगोल की हर चुनौती को हराने के लिए डिजाइन किया गया है। तो जब जमीन, पटरी, आसमान और यहां तक कि पानी के रास्ते भी अनलॉक हो चुके हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि झारखंड का ये लगातार बढ़ता हुआ नेटवर्क भविष्य में और कौन-कौन से नए दरवाजे खोलने वाला है।